हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 4। जैसा कि आपकी बुक में पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 में चैप्टर बटा है, ऐसे ही हमने इसे बांटा है। 3 वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुके हैं और चौथा वीडियो आज बन रहा है। 5वें वीडियो में सिर्फ 1-1.5 पेज है, वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। हमारा हो जाएगा चैप्टर कवर। चैप्टर बहुत लंबा है, तो इसीलिए तोड़ तोड़ के समझना भी अच्छा है और समझाना भी अच्छा है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अक्टूबर में हुआ था बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे बदलाव क्या आए, है ना। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे बोल्शेविक्स ने कंट्रोल वगैरह कर लिया। अब आ गया हो द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब बोल्शेविक्स के आने के बाद क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव लिखने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। पहला पॉइंट बनाना कि बोल्शेविक्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल विरोध में थे। तो पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा कि मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। या तुमसे पूछा जाए कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, तो पहला पॉइंट बना के क्या होगे कि जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी और बैंक्स थे वो क्या कर दिए गए थे, इंडस्ट्रियलाइज कर दिए गए थे नवंबर 1917 में। अक्टूबर के बाद नवंबर आ रहा है, नवंबर में तुरंत ये चेंजेस हुए। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी लिख सकते हो तुम इसी पॉइंट में कि दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि सरकार ने ऑनरशिप अपने हाथ में ले ली, मैनेजमेंट अब पूरा अपने हाथ में ले लिया। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे कि लो लैंड है, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये चाहते थे, जो सोशलिस्ट लोग थे वो यही चाहते थे कि लैंड किसकी हो जाए, समाज की हो जाए। तो लैंड को क्या कर दिया गया, दूसरे पॉइंट में हम बनाएंगे कि जो लैंड है वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी। और पीजेंट्स को क्या कर दिया गया कि कहा गया कि ठीक है जाओ और नोबेलिटी का जो लैंड है उसे आप जब्त कर लो, अपने कब्जे में ले लो। अब तीसरा पॉइंट बनाइए कि इन सिटीज बोल्शेविक्स ने इन्फोर्स किया द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। तो तीसरा पॉइंट बन जाएगा कि घरों को, जो बड़े बड़े घर थे ना नोबल्स लोगों के, इन्होंने बोला कि जो इतने बड़े बड़े घर है ना, इनका पार्टीशन करिए, इनको फैमिली के हिसाब से बांट दीजिए। चौथा पॉइंट आप बनाएंगे कि दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स एंड एरिस्टोक्रेसी। इन्होंने कहा कि जो पुराने टाइटल्स हैं एरिस्टोक्रेसी वगैरह के, इसको आप हटाइए, आप टाइटल अब नहीं चलेंगे। पांचवा पॉइंट बनेगा टू असर्ट द चेंज। अब चेंज दिखाना चाहते थे ना कि भाई हमारा सरकार आ गया, हमारा प्रभुत्व बन गया अब एक तरीके से। तो इन्होंने बोल्शेविक्स ने क्या किया, चेंज दिखाने के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स की आर्मी की यूनिफॉर्म तक चेंज कर दी। और यूनिफॉर्म चेंज करने में इन्होंने बताया कि क्या किया गया था, एक क्लोथिंग कंपटीशन कराया गया था जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था 1918 में। 17 में रेवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर थोड़ा लास्ट ही चल रहा है साल का। अब 1918 में कंपटीशन होता है जहाँ पे सोवियत हाट जो होती है बुदियोनोव का, ये जो है इसको चूज़ किया जाता है। आपको पिक्चर में दिखा भी रखा है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। बुदियोनोव का नाम की कैप इन्होंने पहन रखी है, इसको चूज़ कर लिया जाता है। चलिए आगे आते हैं, पॉइंट्स याद हो गए, आगे चलो। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या रखा गया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ये बात हम पिछले वीडियो में मैंने पढ़ी थी कि डिमांड रखी गई थी, और जो डिमांड पहले वीडियो में रखी गई है वो इस वीडियो में पूरी हो रही है बेसिकली। इन नवंबर 1917 में क्या होता है, द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस। अब बोल्शेविक्स को लग रहा है जीत तो हम जाएंगे, तो उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट कराए, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी भी तो डिमांड थी ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, तो इन्होंने डिमांड रखी कि इलेक्शंस कराए जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। लेकिन बोल्शेविक्स जो थे इनको सपोर्ट मिलता ही नहीं है, मेजॉरिटी सपोर्ट इन्हें मिलता ही नहीं है। अब इन जनवरी 1918 में क्या होता है, जो असेंबली है रिजेक्ट कर देती है बोल्शेविक मेजर्स को, बोल्शेविक्स के प्रस्तावों को मना कर देती है। और लेनिन यहाँ पर गुस्से में क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं असेंबली को। अब तुम्हारी बुक में तो ऐसा लिखा नहीं कि गुस्से में, लेकिन बहुत सारी जगह हमने पढ़ा इस चीज़ को कि लेनिन ने, क्योंकि इनको कहीं वोटिंग मिली नहीं है ना, ये हार गए थे, मेजॉरिटी सपोर्ट इन्हें मिला नहीं, तो इन्होंने असेंबली ही डिसमिस कर दी। एक जो तुम लिख कर आओगे वो पॉइंट ये होगा कि उन्होंने क्यों असेंबली डिसमिस करी। ही थॉट, वो सोचते थे दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो बनाई गई थी ना, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है देन एन असेंबली इलेक्शंस इन अनसर्टेन कंडीशंस। अब आप ऐसे एक्सक्यूज़ कह लो, कुछ भी कह सकते हो कि भाई ये तो असेंबली जो अनसर्टेन कंडीशंस में बनाई गई थी, इसीलिए मैंने इसको भंग कर दिया, इस तरीके की बात रखी गई। इन मार्च 1918 में क्या होता है, डिस्पाइट अपोजिशन के बावजूद, विरोध के बावजूद, विरोध किसने किया था, बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज, जो राजनीतिक सहयोगी थे बोल्शेविक्स के। तो क्या किया बोल्शेविक्स ने, द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी, है ना। एट कौन सी जगह है, जगह याद करके जाना, ब्रेस्ट लिटोविस्क, ब्रेस्ट लिटोविस्क।
ये जगह पे बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ संधि कर ली। अब इनके जो राजनीतिक एलाइज थे, जो राजनीतिक सहयोगी थे, जो इन्हें मदद कर रहे थे बोल्शेविक्स को, इन्होंने मना किया जर्मनी तो दुश्मन है, जर्मनी के साथ अभी लड़के चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कहाँ तुम जर्मनी के साथ दोस्ती करो। लेकिन बोल्शेविक्स ने इनके साथ एक पीस संधि कर ली। ठीक है जी, कहाँ कर ली, याद कर लो, ब्रेस्ट लिटोवेस्क। ठीक है। इन द ईयर्स दैट फॉलोड, अब आगे के सालों में क्या होता है, द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब एक ही पार्टी रह जाती है आगे के कुछ सालों में ऑल इंडियन रशियन सोवियट्स कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में लड़ने के लिए इलेक्शंस, विच बिकेम द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट बनती है ऑफ द कंट्री। रशिया बन जाता है यहाँ पर एक वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस जो होते हैं वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो पार्टी के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बोल्शेविक की जो पावर है वो नेगेटिव साइड पे बढ़ रही है। अब क्या हुआ, द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड चेका फर्स्ट, पहले इसको सीक्रेट पुलिस को चेका कहा जाता था। ये भी पूछ सकते हैं वन मार्कर में, चेका क्या है, सीक्रेट पुलिस है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है। एंड लेटर ओजीपीयू एनकेवीडी, ये सीक्रेट पुलिस है। इन्होंने क्या किया, पनिश किया दोज हु क्रिटिसाइज, उन लोगों को जो क्रिटिसाइज करते थे बोल्शेविक्स को। बोल्शेविक्स ने अपनी सीक्रेट पुलिस छोड़ दी पब्लिक के बीच में कि जो हमारे खिलाफ बोले भैया उनको सजा दी जाए। मैनी यंग राइटर्स, बहुत सारे जो यंग राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो रैलीड करते थे टू द पार्टी। वो पार्टी का समर्थन ही इसलिए करते थे, उसकी तरफ हम कह सकते हैं यहाँ पे मेन बात है कि आकर्षित इसलिए होते पार्टी की तरफ, बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म, क्योंकि ये सोशलिज्म की बात करती थी और चेंज की बात करती थी। ये लोग राजा से परेशान थे। लेकिन आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब क्या होता है, आफ्टर अक्टूबर के रेवोल्यूशन के बाद ये लोग आर्टिस्ट जो हैं, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं राइटर्स आर्टिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बट मैनी बिकेम डिसल्यूजन। लेकिन ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, इनका मोह ही भंग हो जाता है। बोल्शेविक पार्टी के प्रति जो इनका प्रेम था, जो इनका लॉयल्टी थी, सब भंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। क्योंकि पार्टी ने, बोल्शेविक पार्टी ने सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब होता है आप जो भी, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर छापा तो वो पहले चेक होगा कि आपने राजा के खिलाफ तो नहीं लिखा, दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप, है ना। जैसे मूवीज़ में नहीं होता सेंसर बोर्ड के पास अधिकार होता है कि सीन काट दो एंड ऑल, इस तरीके से। तो ये लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग भी आज़ादी नहीं दे रहे, बात तो वैसी है नहीं जैसे हमने सोची थी। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स में दे रखा है, ये बॉक्स जो है चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जितना इंपॉर्टेंट है। द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड, दो व्यूज़ दे रखे हैं। अक्टूबर का रेवोल्यूशन होता है और रशियन कंट्री साइड, हम देहात के इलाकों में देखते हैं क्या व्यूज़ है। न्यूज़ ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग अक्टूबर 25 1907 रीच द विलेज। अब खबर फैल जाती है अक्टूबर के रेवोल्यूशन की, गांव गांव खबर पहुंच जाती है फॉलोइंग डे, अगले ही दिन। एंड ग्रीटेड विद एंथुजियाज्म, गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं, उसको खुशी के साथ एक तरीके से ग्रीट करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। अब पीजेंट्स क्या मतलब निकालते हैं, अच्छा अक्टूबर का रेवोल्यूशन हुआ है, इसका मतलब उनके लिए था कि फ्री हो गई लैंड, एंड एंड हो गया वॉर का मतलब, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है वो खत्म हो गई और हमारी लैंड फ्री हो गई। पीजेंट ऐसा मतलब निकालते हैं। द डे द न्यूज़ अराइव, जिस दिन न्यूज़ खबर फैलती है ना, मतलब एक तरीके से ये वाली कि रशियन रेवोल्यूशन की और ये सब 25 अक्टूबर वाली घटना की। द लैंड ऑनर्स मैन्योर हाउस, जो कि ज़मींदारों की जो हवेलियाँ होती हैं वॉज लूटेड, उन्हें लूट लिया जाता है। हिज स्टॉक फार्म्स वर रिक्वेश्चनड, उनके जो खेत होते हैं उस पर कब्जा कर लिया जाता है। एंड वास्ट ऑर्चार्ड, जो उनके बड़े बड़े बगीचे होते हैं उनको कट डाउन कर दिया जाता है। एंड सोल्ड टू द पीजेंट्स फॉर वुड, पीजेंट्स को दे दिया जाता है लकड़ी के लिए, वो लकड़ी जो इन्होंने ऑर्चर्ड काटे थे, इनके बगीचे काटे थे। ऑल हिज फार बिल्डिंग्स वर टॉर्न डाउन, और उनकी जो ऊंची ऊंची हवेलियाँ थी, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, उनको भी बर्बाद कर दिया जाता है। एंड लेफ्ट इन ड्यून्स, बर्बादी में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वाइल द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स, और जो उनकी लैंड होती है वो पीजेंट्स के बीच में बांट दी जाती है। हु वर प्रिपेयर्ड टू लिव अ न्यू सोवियत लाइफ, अब सोवियट्स का रूल आ गया तो ये लोग प्रिपेयर थे सोवियत लाइफ जीने के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो मेंबर हैं लैंड ऑनिंग, और मतलब ये पहला पार्ट आपने देखा जो किसानों का व्यू था, ये जिनका लैंड था ये उनका व्यू तुमको थोड़ा बता रखा है। द कूप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, जो कूप हुआ, कूप का मतलब होता है तख्ता पलट, है ना, राजा की राजा हट गया, तख्ता पलट हो गया, सत्ता दूसरे के हाथ में चली गई। ये लिख रहे हैं कि ये जो हुआ काफ़ी पेनलेसली हुआ, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्वाइटली हुआ, पीसफुली हुआ। द फर्स्ट डे वर अनबियरेबल, लेकिन पहला दिन जो था वो कहते हैं अनबियरेबल था। ठीक है, बस यहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से वैसे कुछ नहीं आने वाला, यहाँ से नहीं आएगा, इस वाले में से थोड़ा पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। द सिविल वॉर, सिविल वॉर में क्या बताया जा रहा है, व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्चार्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब जब बोल्शेविक जो थे, सॉरी ऑर्चार्ड नहीं, ऑर्डर, जब बोल्शेविक्स ने ऑर्डर दिया
लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन का। ये बात हुई थी कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये डिमांड थी। अब ये ऑर्डर आता है कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तब बड़ी अजीब सी घटना होती है, जो रशियन आर्मी होती है ना, द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेकअप। तो रशियन आर्मी टूटने लग जाती है। क्यों? क्योंकि सोल्जर जो कि मोस्टली पीजेंट्स थे, आपको पता है रशिया में 85% लोग जो हैं वो पीजेंट्स थे, उन्हीं में से कुछ लोग सोल्जर्स बने होंगे। तो जो सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट फैमिली से आ रहे थे, विश टू गो होम, वो घर जाना चाहते थे फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए घर जाना चाहते थे, तो वो लोग सेना छोड़ छोड़ के चले गए। डेजर्टेड मीन्स चले गए। नाउ बोल्शेविक्स जो थे सोशलिस्ट लिबरल्स, सॉरी नॉन बोल्शेविक्स, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, जो राजा के सपोर्ट में लोग थे, ठीक है, इन लोगों ने सबने निंदा की बोल्शेविक के इस क्रांति की, इस अपराइजिंग की। किसने निंदा करी थी? याद कर लो। नॉन बोल्शेविक्स लोग जो थे उन्होंने, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो थे, मेंशेविक्स थे ना, और लिबरल्स जो थे और जो सपोर्टर थे ऑटोक्रेसी के, वो लोग जो थे, इन सब ने बोल्शेविक की इस क्रांति की निंदा की। देयर लीडर्स, इन लोगों के जो लीडर्स थे वो मूव करते हैं साउथ रशिया में एंड ऑर्गेनाइज करते हैं सेना को टू फाइट द बोल्शेविक। बोल्शेविक्स को द रेड्स कहा जाता था, ठीक है। ड्यूरिंग 18 और 19 के बीच में जो ग्रीन्स थे, ग्रीन्स कौन थे? किसान, हरा रंग खेत से याद कर लो। ग्रीन्स जो कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, किसानों के लिए बनी थी ये पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। और जो वाइट थे, जो जार के समर्थक थे पहले, इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को। बहुत सारे रशियन एम्पायर पे इन लोगों का हो गया कंट्रोल, ठीक है। किस किस का हो गया? ग्रीन्स का यानी कि किसानों का, वाइट्स का जो पहले जार के समर्थक थे, इन लोगों का, ठीक है। तो यहाँ सब ये कहानी चल रही है। अब दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच। अब इन लोगों को, वाइट्स को और ग्रीन्स को सपोर्ट कर कौन रहा था? फ्रांस, है ना, फ्रेंच लोग कर रहे थे, अमेरिकन लोग कर रहे थे, ब्रिटिश कर रहे थे, जापानीज कर रहे थे, इनकी सेनाएं इन्हें समर्थन कर रही थी। ऑल दीज फोर्सेज वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। आप सपोर्ट क्यों कर रहे थे ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए कर रहे थे कि खुद डरे हुए थे, अगर रशिया में इतने बड़े लेवल पे सोशलिज्म की बात होगी तो ऐसा नहीं हो हमारे देशों की भी यही स्थिति हो जाए, इसलिए कर रहे थे। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फॉट, अब जैसे ये सेनाएं और बोल्शेविक्स आपस में फाइट कर रहे थे, उस टाइम पर सिविल वॉर होती है, लूट मचती है शहर के अंदर, बैंडेट्री मतलब डकैतियाँ पड़ती हैं, फेमाइन भुखमरी की स्थिति हो जाती है, बहुत कॉमन हो जाती है बातें। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप। जो सपोर्टर्स होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, बोल्शेविक्स तो क्या थे? इनके विरोध में थे, लेकिन जो लोग सपोर्टर होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के वाइट लोगों के बीच में, टुक हार्श स्टेप। वाइट लोग कौन है? जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, वो लोग सरकार, राजा को, जार को, गवर्नमेंट को नहीं, जार की गवर्नमेंट को, राइट, ठीक है, वो हार्श स्टेप उठाते हैं विद पीजेंट्स के साथ, हु सीज्ड लैंड, जिन्होंने लैंड पर अब कब्जा कर लिया था। सच इंसिडेंट्स लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। अब इस तरीके के एक्शंस जो होते हैं टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, इससे क्या होता है? लॉस होता है पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स को, मतलब नॉन बोल्शेविक्स का जो सपोर्ट है वो बहुत कम हो जाता है इससे। बाय जनवरी आते आते 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फार्मर रशियन एम्पायर। तो 1920 जनवरी आते आते बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया था मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, पुराना जितना रशियन एम्पायर था उतने सब पे लगभग बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया। दे सक्सीडेड, ये सफल होते हैं ड्यू टू, किसकी वजह से? टू द कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट। नॉन रशियन नेशनलिस्ट इनको कॉपरेट करते हैं एंड मुस्लिम जदादीज इनको बोल्शेविक्स को जो क्या सपोर्ट करते हैं। नॉन रशियन नेशनलिस्ट और जदादीज बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक। कॉपरेशन वहाँ वर्क नहीं करता जहाँ पे रशियन कॉलोनिस्ट जो होते हैं वो खुद टर्न हो जाते हैं बोल्शेविक्स में। अब इन खेवा क्या होता है? इन सेंट्रल एशिया में बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली, बहुत बुरे तरीके से मारते हैं लोकल नेशनलिस्ट लोगों को इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं, सोशलिज्म को बचा रहे हैं। तो खेवा में ऐसा खूब मारकाट मचा देते हैं सोशलिज्म के नाम पर। और इस सिचुएशन में मैनी वर कन्फ्यूज, बहुत सारे लोग एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं। बोल्शेविक्स को हमने क्या समझा था, ये क्या निकले? बोल्शेविक गवर्नमेंट जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अबाउट व्हाट बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, क्या ना, हमने सोचा था ये तो शांति आएगी, सोशलिज्म फैलेगा, और ये सब, ये तो बहुत ही ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मार रहे हैं सोशलिज्म के नाम पे। पार्टली टू रेमेडी दिस, अब इसका रेमेडी निकालने के लिए, परिस्थितियों का हल निकालने के लिए, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो ज़्यादातर नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई कि ठीक है आप अपनी जगह पर खुद ही गवर्न करो, लेकिन आप किसके अंदर में रहोगे? इन द सोवियत यूनियन, ठीक है।
इन द सोवियत यूनियन, मतलब आप आओगे इसी के अंडर में, लेकिन ठीक है आप अपने देश में मतलब अपने हिसाब से राजपाट चला लो। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। बट क्या होता है, सिंस दिस वॉज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज़, क्योंकि ये कंबाइन होता है अनपॉपुलर पॉलिसीज़ के साथ, दैट द बोल्शेविक फोर्स, जो कि बोल्शेविक ने लगाई थी, द लोकल गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट फॉर नोमेडिज्म। अब क्या होता है, बोल्शेविक ने क्या कर दिया था कि नोमेडिज्म पे बहुत ज़्यादा रोक लगा दी थी, कि गुमंतवाद, जैसे नोमेडिक लोग नहीं होते यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ जाते हैं, तो सब जगह की ज़मीन मत ख़राब करो, सब जगह की ज़मीन मत यूज़ करो, तो इतना ये नोमेडिज्म ख़त्म करो। तो अटैम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज़ वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो थे इनके प्रति लोग ना विरोध में आने लग गए थे अब बोल्शेविक्स के खिलाफ। इसके बाद आ जाते हैं आगे, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इतना पढ़ना है जो मेन है कि जो एम एन रॉय थे वो कौन थे बस। एम एन रॉय वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी और एक फाउंडर थे ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के, एंड प्रोमिनेंट कमेंटेटर लीडर थे इंडिया के, दैट्स इट। चाइना और यूरोप के भी, बस यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, ये पॉइंट याद करके जाना। आगे चलते हैं हम, यहाँ से भी एक पॉइंट आता है, ये क्या है, द किर्गिज ने वेलकम किया था, द किर्गिज वेलकम्ड द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन फरवरी। किर्गिज ने फर्स्ट रेवोल्यूशन को तो फरवरी वाले बहुत वेलकम किया जॉय के साथ, लेकिन सेकेंड जो रेवोल्यूशन था वो निकला कॉन्सेंट्रेशन एंड टेरर के साथ, मतलब वो फेस किया इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अचंभ है, और टेरर तो दहशत ही है। तो भाई ऐसा क्या हुआ, जो किर्गिज लोग जो थे उन्होंने फर्स्ट रेवोल्यूशन को तो बड़े खुशी खुशी वेलकम किया एक तरीके से, लेकिन सेकंड वाले को भय और आतंक के साथ देखा गया। ऐसा क्या था कि भाई फर्स्ट रेवोल्यूशन जो था फ्रीड देमसेल्फ, फर्स्ट रेवोल्यूशन ने इन्हें फ्री किया था फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द जार के रिजीम से आज़ादी दिलाई थी, और स्ट्रेंथन की थी इनकी होप को, दैट क्या होप थी इनकी, ऑटोनॉमी वुड बी मतलब एक तरीके से रियलाइज कि ये अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी जगह पे शासन कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड रेवोल्यूशन जो अक्टूबर वाला रेवोल्यूशन हुआ वॉज अकम्पेन्ड बाय वायलेंस। अब इसमें अब वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब हिंसा होती है, पलज मतलब लूटपाट मचाई जाती है, एंड टैक्सेस लगाए जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होता है डिक्टेटरशिप पावर का एक तरीके से। तो ये इस बात की वजह से ये रीज़न आप लिख सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज। हमें पता है जब सिविल वॉर चल रही थी, जब आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज ही रखा था। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड। इन्होंने पीजेंट्स को परमिशन दे रखी थी कि आप लैंड को कल्टिवेट करिए, एंड हैड बीन सोशलाइज्ड, ठीक है, दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, जो लैंड सोशलाइज की गई है आप उस पर फसल कर सकते हैं, मतलब अपनी खेती उगा सकते हैं। बोल्शेविक वॉज कन्फिस्केटेड लैंड, बोल्शेविक्स यूज़ करते थे कन्फिस्केटेड, कब्जे में ली हुई लैंड को, टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये दिखाने के लिए कि कलेक्टिव वर्क क्या कर सकता है। बोल्शेविक यही, वही बोल्शेविक यही चाहते थे ना, कलेक्टिवली काम हो के, कलेक्टिव फार्म्स हो, बड़ी बड़ी ज़मीनें हो, उस पर काम किया जाए। तो ये इन्होंने क्या किया, बोल्शेविक्स ने यूज़ की कन्फिस्केटेड लैंड, जिस लैंड को इन्होंने कब्जे में लिया था, और वो ये दिखाना चाहते थे कि कलेक्टिव लैंड में क्या किया जा सकता है, कलेक्टिव वर्क से क्या नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हम देखो बहुत कुछ कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं एंड ऑल, इस तरीके से। अब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है, ऑफिशियल अरेस्टेड ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया जाता है, एंड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट, नहीं असिस्ट, सॉरी नॉट अरेस्ट, सो सॉरी, ठीक है, ऑफिशियल जो हैं असिस्ट करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि भाई किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो वर्क कर सकती है, एंड सेट कर सकती है टारगेट 5 साल के पीरियड के लिए। ऑन दिस बेस दे मेड द 5 ईयर प्लान, और दिस बेस, और इस बेस पे ये लोग 5 साल के प्लान बनाते हैं, जैसे आज भी बनते हैं, सरकार 5 साल क्या करेगी, प्लानिंग बनती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस प्लानिंग में, तो गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो गवर्नमेंट जो है फिक्स कर देती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सब चीज़ों के मतलब कि भाई इसका रेट इतना ही रहेगा, इस तरीके से। द फर्स्ट 2 प्लान्स में जो कि 1927 से 32 के बीच में थे और 33 से 38 के बीच में रहे। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से क्या होता है, ग्रोथ होती है एकदम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो जाता है बिटवीन 1929 से लेकर 1933 के बीच में 100% होता है इन केस ऑफ ऑयल, कोल और स्टील के केसेस में। न्यू फैक्ट्रीज केम इनटू बीइंग, मतलब नई नई फैक्ट्रीज लगने लग जाती हैं। हाउ एवर, लेकिन फिर भी रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। अब लगातार हो रहे मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पुअर वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं। अब ठीक है, आपने 5 ईयर प्लान बना लिया, अपने का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन इसकी वजह से कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती हैं। इन द सिटी ऑफ, एक सिटी का नाम दिया है मैग्नेटोगॉस्की। मैग्नेटोगॉस्की जो होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है स्टील प्लांट का, जिसे बनाने में बहुत साल लगने थे, लेकिन ये केवल 3 साल में ही
ख़त्म कर दिया जाता है, इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ, वर्कर्स का जीवन बहुत कठिन होता जा रहा था। एंड द रिजल्ट वॉज कि 550 स्टॉपेजेस लगे थे ऑफ द वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। 550 बार तो काम रोकना पड़ा था पहले ही साल में। इन लिविंग क्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इन द विंटर टाइम 40 डिग्री के बिलो टेम्परेचर रहता था, लेकिन पीपल हैड टू क्लाइम डाउन, लोगों को नीचे उतर के जाना पड़ता था बिल्डिंग से अपनी, टू 4th फ्लोर से कहाँ जाना पड़ता था, एंड डैश अक्रॉस, सड़क पार करनी पड़ती थी, क्रॉस द सिटी जाना पड़ता था टू ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। इतनी ख़राब स्थिति उस समय, तुम ये समझ लो कि 4थे फ्लोर से -40 डिग्री टेम्परेचर पे इन लोगों को टॉयलेट भी रोड के पार जाना पड़ता था नीचे उतर कर आके बिल्डिंग से। एंड एक्स्ट्रा अब क्या होता है, ये सारी तो स्थितियाँ बड़ी ख़राब दिखाई गई। यहाँ बताया गया कि गवर्नमेंट ने फिर क्या क्या किया एक तरीके से ना स्थितियों को सुधारने के लिए, कुछ कुछ काम बताए गए। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया, अरेंजमेंट्स फॉर मेड, अरेंजमेंट्स किए गए फॉर फैक्ट्री वर्कर्स के, पीजेंट्स के लिए टू एंटर यूनिवर्सिटीज़ की, वो लोग यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रीज लें। क्रचेस बनाए गए माताओं के लिए, है ना, जिससे कि वो अपने बच्चे छोड़ें और फैक्ट्री में आराम से काम कर सकें। तो क्रचेस वर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर्स। चीप जो है पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कराई गई, यानी कि जो कम कीमत की हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम जो है इन लोगों को प्रोवाइड कराया गया। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स यानी आदर्श क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए। एंड द एफर्ट ऑफ ऑल वाज अनइवन, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी जगह इतने एफर्ट मारे जा रहे थे, कहीं हो रहे थे कहीं नहीं हो रहे, तो अनइवन थे। जो गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज वर लिमिटेड, भाई इसीलिए ऐसा था कि सिंस उस समय जो है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि सब जगह सब कुछ कर दे। अब ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अब स्टालिन वाला पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टेनलाइज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, मतलब स्टालिन आता है और सारी लैंड को कलेक्ट कर देता है, ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। होता क्या है, जब हमारा लेनिन का डेथ होता है तब स्टालिन आता है। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक टू द डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जो हमने 5 साल का जो प्लान बनाया था वो लिंक किससे करता है, डिजास्टर से। उसकी वजह से होते हैं बड़े बड़े डिजास्टर्स। क्या किस चीज़ से होते हैं, कलेक्ट करने से लैंड को एग्रीकल्चर के लिए कहते हैं, सबके खेत मिलाओ और सबके खेत मिला के उस पर खेती करो, उससे डिज़ास्टर हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है, ना तो किसानों को ये बात समझ में आती है, ना तो उपज बढ़ती, सीधी सी बात है। 1927 में से 28 के बीच में द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। तो टाउन जो थे रशिया के, वो ग्रेन सप्लाईज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, ठीक है। टाउन जो सोवियत रशिया के थे वहाँ पे एक तरीके से अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। गवर्नमेंट फिक्स कर देती है प्राइजेस विच ग्रेन मस्ट प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। तो प्राइजेस फिक्स कर देती है जिस पे आपको ग्रेन बेचना होगा। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू द गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइजेस। लेकिन जो किसान है वो तो कह देते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं बेचेंगे आपके हिसाब से, मतलब आप ये चाह रहे हो कि हम आप ही के हिसाब से बेच दें अपने ग्रेन्स को, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हम आपके प्राइजेस के हिसाब से नहीं बेचेंगे। स्टालिन जो कि हेड था पार्टी का, आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस करता है फर्म इमरजेंसी मेजर्स को, मतलब एक तरीके से वो अपने इमरजेंसी मेजर्स को लागू कर देता है। उसका विश्वास ये था इस समय, ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स जो थे कंट्री साइड के, गाँव के, वर होल्डिंग स्टॉक्स ऑफ इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस की। क्या किया है स्टालिन को, ऐसा लग रहा है कि पीजेंट्स ने और ट्रेडर्स ने क्या कर रखा है, जमा खोली कर लिया, एक तरीके से अनाज को जमा करके रख लिया कि जब प्राइस बढ़ेंगे तब ये लोग बेचेंगे। अब यहाँ पर स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी को क्या किया गया, रोका गया और सप्लाईज को कन्फिस्केट कर लिया गया। जहाँ जहाँ जिसने जितना आजाद जमा कर रखा था उसको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया इन स्टालिन ने एक तरीके से। इन 1928 पार्टी टूर करती है पार्टी द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज पे। तो 1928 में जो है स्टालिन की पार्टी जाती है जगह जगह जहाँ पे भी ग्रेन वगैरह उग रहे होते हैं, तो और ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में जाती है और क्या करती है, सुपरवाइज करती है, इन्फोर्स करती है ग्रेन कलेक्शंस को कि भैया अगर ग्रेन कहीं पे भी तुमने कलेक्ट कर रखा है ना, तो वहाँ पे मतलब एक तरीके से कब्जा कर लिया है, उनका ग्रेन ले लिया। और रेट डालती है कुलिक्स पे। कुलिक पे एक नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है कि कुलिक्स कौन थे। कुलिक्स थे द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। कुलिक्स बोला जाता था वेल टू डू पीजेंट्स को, जो पीजेंट्स बहुत रईस वाले होते थे, तो उन लोगों ने जमाखोरी कर रखी होगी, तो लोग वहाँ से निकाल लाते हैं ग्रेन्स को भी। एज शॉर्टेजेस कंटिन्यूज, अब शॉर्टेजेस तो लेकिन तब भी खत्म नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है। द डिसीजन वॉज टेकन टू कल्टिवेट फार्म्स। तो फिर ये भाई डिसीजन लिया जाता है कि खाने की बहुत कमी हो रही है। अभी इससे पहले तो है ना जमा नहीं किया ना, इसके पहले तो ज़मीनें दी गई थी। अब यहाँ पे स्टालिन कहता है कि नहीं ठीक है, आप क्या करो, सारे फार्म को एक कर दो। एंड इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वॉज पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। तो ये कहते हैं
स्टालिन ये बात बोलते हैं कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि भाई छोटे छोटे खेत के टुकड़ों पर मॉडर्न फार्मिंग नहीं हो सकती, सारे खेत मिला दो तो फिर क्या होगा, बढ़िया से हम खेती हो सकती है और सबका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ग्रेन का। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। हमें पता है 1917 के बाद हमें पता है ना लैंड्स दे दी गई थी किसानों को लैंड दी गई थी, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब ये कहता है स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। तो स्टालिन ये कहता है जो छोटे छोटे साइज के हैं ये पीजेंट के फार्म, ये तो मॉडर्नाइज किए नहीं जा सकते। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स, है ना, तो विद मशीनरी हम इस पर काम करेंगे। और इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स। और फिर ये भी कहते हैं कि एलिमिनेट करना ज़रूरी है, कुलक्स को हटाना जरूरी है, टेक अवे करना है हमें लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, और पीजेंट्स से हमें लैंड लेना पड़ेगा एंड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स पर। जो लैंड आपने पीजेंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में दी थी वो लैंड अब आप वापस लोगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी को अच्छा लगेगा नहीं, ये डिजास्टर था, इससे कुछ हुआ ही नहीं, है ना। अब क्या होता है आगे, व्हाट फॉलोड द स्टालिन कल्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब स्टालिन के इस प्रोग्राम से क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, एक तरीके से फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट एंड कलेक्टिव फार्म। तो पार्टी ने फोर्स किया सारे किसानों को कि हमने जो कल्टिवेट करके कुलखोज बनाया, कुलखोज का मतलब यहाँ से आ सकता है ये कलेक्टिव फार्म, कुलखोज का मतलब है कलेक्टिव फार्म, जो कलेक्टिव फार्म ये बनाया गया है इस पे आपको सबको काम करना पड़ेगा। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू दी ऑनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स। तो बहुत सारा लैंड और जो भी किसानों के पास इम्प्लीमेंट्स थे, खुदाई वुदाई करने के जो भी थे, वो सब कुछ की ऑनरशिप जो है वो कलेक्टिव फार्म्स वगैरह वालों को दे दी जाती है। पीजेंट्स वर्क ऑन लैंड, पीजेंट्स लैंड पे काम करते हैं एंड जो कुलखोज होता है यानी कलेक्टिव फार्म होता है, प्रॉफिट उसका शेयर कर दिया जाता है पीजेंट्स के बीच में। इन लार्ज पीजेंट जो होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं, बड़े बड़े पीजेंट्स इस चीज़ को रेसिस्ट करते हैं द अथॉरिटीज़ का एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने लाइव स्टॉक को। भाई साहब बड़ी संख्या में इन्होंने अपने ही जानवरों को मार दिया कि ठीक है कोलखोज वालों को दोगे ना, कलेक्टिव फार्म्स वालों को दोगे ना तुम हमारे जानवर, क्योंकि जानवर चाहिए है ना, खुद जैसे बैल वगैरह का यूज़ नहीं होता खेती वेती में, तो इन लोगों ने अपने ही जानवरों को मार दिया। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, जिन लोगों ने भी कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया वर सीवियरली पनिश, उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। मेनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुत सारे लोगों को तो निकाल दिया गया देश से एक तरीके से, उन्हीं की कंट्री से। और एक्साइल का मतलब होता है फोर्सफुली ये लोग को कंट्री से बाहर भगा दिया गया एक तरीके से, है ना। एज दे रेसिस्टेड, जब इन्होंने विरोध किया कल्टिवाइजेशन का, पीजेंट्स ने आर्ग्यूमेंट ये दिया दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। इन्होंने कहा कि हम बहुत अमीर नहीं हैं और हम सोशलिज्म के विरोधी भी नहीं हैं। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म्स, बस वो खुशी से इस कलेक्टिव फॉर्म पे काम नहीं करना चाहते फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस हमारे पास है। स्टालिन की गवर्नमेंट अलाउ करती है सम इंडिपेंडेंट कल्टिवाइजेशन को, बट ट्रीट करती है इस तरह के कल्टिवेटर्स को अनसिम्पैथेटिकली। तो भैया इन लोगों ने भी, स्टालिन की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, नहीं जब कोई मान रहा था तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर तो लो, इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन का मैं अलाउ करता हूँ आपको, अपनी ज़मीन आपको चाहिए ले लीजिए टुकड़ा और आप कर लीजिए। लेकिन जो कल्टिवेटर्स थे ना ऐसे वाले, इनको अनसिम्पैथेटिकली जो है वो ट्रीट किया जाने लगा, इनके साथ अच्छा व्यवहार होता नहीं था, कोई सिंपैथी इनको नहीं है। इन स्पाइट ऑफ कल्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। अब इन्होंने कर तो दिया था लेकिन इससे कुछ खास बढ़िया बात बनी नहीं, कोई प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, ये तो डिजास्टर हो गया था बस। द बैड हार्वेस्ट होती है 1930 से 1933 के बीच में, दैट लेड वन ऑफ द मोस्ट डेवस्टेटिंग फेमाइन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल जाती है और इन द सोवियत हिस्ट्री में मैन ओवर 4 मिलियन लोग जो हैं वो मर जाते हैं। अब आप सोचो 1930 से 33 के बीच में इतना बड़े लेवल पे खाने की कमी कि 4 मिलियन लोग मर जाते हैं। अगले पेज पे बस जो थोड़ा सा काम का पॉइंट है वो और देख लेते हैं, दैट्स इट। मैनी विद इन द पार्टीज जो थे वो क्रिटिसाइज करने लगे अब स्टालिन की इस पॉलिसी को, एंड कन्फ्यूजन उनको हो गया इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अंडर द प्लान इकोनॉमी, कि हमने जो ये इकोनॉमी का प्लान बनाया है ये ठीक भी है कि नहीं है। अनकॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कल्टिवाइजेशन की, भैया इसके क्या रिजल्ट होंगे, है ना, ये जो कल्टिवेट कर रहा है लैंड, क्योंकि इतने लोग मर गए थे तो फिर लोगों को सोचने में मजबूर हो गए। स्टालिन और जो उसके जो सहयोगी थे, उसके जो सिंपैथाइजर्स थे, वो चार्ज लगाते हैं अपने क्रिटिक्स पर विद द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। ये कहते हैं कि ये लोग सोशलिज्म के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। एक्यूजिशंस वर मेड, इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री के लोगों पे आरोप लगा दिया जाता है, मतलब जगह जगह। एंड 1939 में ओवर 2 मिलियन जो हैं वर इन प्रिजनर्स, 2 मिलियन लोग जो हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है जहाँ उनसे काम करवाया जाता होगा ज़बरदस्ती। मोस्ट वर इनोसेंट, भाई मोस्टली ये लोग इनोसेंट थे, बस इसकी पॉलिसीज़ को जो है कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन कोई भी इनके खिलाफ मतलब इनके लिए बोलता ही नहीं है। जिनको जेल में डाला गया है
कोई इनके फेवर में कुछ नहीं बोलता। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक द फॉल्स कन्फेशन, और बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती कन्फेशन कराया जाता है। कन्फेशन होता है जैसे आप अपना अपराध स्वीकार कर लो, राइट। अंडर टॉर्चर, जैसे आप मार मार के कहो कि हाँ आप बोलो आप सोशलिज्म के खिलाफ हो, बोलो आप सोशलिज्म के खिलाफ हो, इस तरीके से टॉर्चर करते हैं। एंड वर एग्जीक्यूटेड, उनको मार दिया जाता है। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, और बहुत सारे लोग जो इनमें मारे जाते हैं बहुत टैलेंटेड प्रोफेशनल लोग होते हैं ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में इसमें तो इतना कुछ पढ़ने के लिए ना, सोर्स इन दोनों सोर्सेज में तो मुझे कोई खास चीज़ लगी नहीं। हम चलेंगे फिर अगले वीडियो में, बस ये 5th पार्ट बचा है, छोटू सा पार्ट है, ये तो आराम से हो जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना। थैंक यू।